जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम चल रही है लगातार। हमारे प्रैक्टिस सेट से तथा हमारे द्वारा कराया जा रहा है एक्स्ट्रा फैक्ट के एनालिसिस से प्रश्न आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज 3 मई 2023 को अभी तक जितने भी मेमोरी बेस्ड प्रश्न मिले हैं दोस्तों आज की परीक्षा में, सभी शिफ्ट के ऑल शिफ्ट में जितने भी प्रश्न मिले हैं लगभग जो है सारे प्रश्नों का कलेक्शन करके मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि हेलो शिक्षा हर बार एक स्पेशल तरीके से प्रश्नों को करवाने की कोशिश करता है, वैसा मैंने इस बार भी कोशिश किया ताकि आपके एग्जाम में कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, देखिए कुछ इस तरह से ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ इमेजेस के माध्यम से, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। हर एक प्रश्न को डिटेल में समझेंगे बहुत ही स्पेशल तरीके से। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद लिखिए। तथा कल का सेशन कैसा लगा था आपको, क्या आज जिन लोगों का एग्जाम था क्या मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट से उन्हें लगता कि प्रश्न आया था? दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट चलाया और मात्र 10 प्रैक्टिस सेट, 10 या 12 प्रैक्टिस सेट चलाया होगा। और 12 प्रैक्टिस सेट्स में से आप यकीन नहीं करेंगे डेली जो है 5-7 प्रश्न, 5 प्रश्न 7 प्रश्न डेली, किसी दिन 5 प्रश्न किसी दिन 7 प्रश्न आ रहा है। आप हेलो शिक्षा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, एसएससी एमटीएस का है। अब मात्र 20-20 मिनट 25-25 मिनट की प्रैक्टिस सेट है, स्पेशल तरीके से मैंने कवर करवाया है। ट्रिक्स के माध्यम से जीके को याद करवाया है। एमटीएस जीके बहुत अच्छे लेवल का पूछ रहा है, कभी टफ कभी इजी, हर तरह के प्रश्नों को मिलाकर पूछ रहा है। जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उन लोग को समझ में आ रहा है कि प्रश्न कैसा है। बाकी कहने वाले तो कोई कह रहा है कि बहुत इजी है, कोई कह रहा है बहुत टफ है, उस बात में मैं विश्वास नहीं रखता हूं। मैं ये मानता हूं क्योंकि मैंने इस भर्ती परीक्षाओं को दोस्तों कई बार देने का एक लंबे समय से तैयारी का अनुभव रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा को क्रैक करके मैं जो है नौकरी भी 5 साल तक की है। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट टीचर की जॉब कर रहा हूं तथा उसी के बीच में आपके लिए कोशिश करता हूं कि कुछ कंटेंट तैयार करके कुछ आप लोगों के लिए पढ़ाने का काम, कुछ आप लोगों के छोटे भाइयों के नौकरी के सपने को साकार करने का काम किया जाए, कुछ आप लोग की भी हेल्प हो, यह मेरी हमेशा कोशिश रहती है। थोड़ा मेरा शौक भी है पढ़ाना। तो चलिए 3 मई की एनालिसिस जो है दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। 3 मई की एनालिसिस जो मैंने तैयार किया स्पेशल तरीके से वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं और उस पर हम लोग बात करेंगे कि 3 मई को जितने भी प्रश्न अभी तक मिले हैं सभी प्रश्नों का कलेक्शन। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, भारत का पहला उच्च न्यायालय की स्थापना, भारत में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? When was the first High Court of India established? तो भारत में पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था और फोर्ट विलियम के न्यायिक उच्च न्यायालय इसे कहा जाता था। इससे पहले इसे, इसका पुराना नाम क्या था? इससे पहले फोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था तथा 62 में इसकी स्थापना जो है औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को हुई थी। यह आप समझते रहिएगा। एक प्रश्न अब देखिए पुराने जीके पूछ रहा है। तो सर बॉन्स पीकॉक जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और न्यायमूर्ति जो है शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। इनको याद रखेंगे दोस्तों। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं, एक बार आप और देख लीजिएगा। डेटा इसमें क्या है, 1861 में जो है अधिनियम आता है, 62 में यह लागू होता है और पीकॉक जो है, मोर साहब जो है, पीकॉक पहले जो है जस्टिस होते हैं और शंभुनाथ पंडित इंडियन जस्टिस होते हैं। पंडित जी इनको याद रखिएगा। कोलकाता की बात है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, कई बार फोर्ट विलियम का नाम आपने सुना है। अगला प्रश्न बहुत क्विक वे में करवाऊंगा एकदम तेजी से। पेड़ पौधों में जल का रसारोहण किस ऊतक में होता है ना? अब समझिएगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया है, इसको ना ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाला ट्रांसलेट नहीं हो पाया है। तो पेड़ पौधों में जो है जल का रसारोहण जो है, जल फ्लो जो वाटर फ्लोज और मिनरल फ्लो किसके माध्यम से होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। जाइलम ऊतक नलिकाओं का आकार होता है तथा इसका काम जो है एक जाल की तरह पूरे पेड़ में देखिए इस तरह से फैला हुआ है तथा जाइलम ऊतक ऐसा होता है जो जल का परिवहन करता है। अब इमेज पे समझिएगा कैसे परिवहन करता है। देखिए ये 2 नलिकाएं आपको दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जल का जो रूट से, मृदा से जल को अवशोषित करके जाइलम टिश्यू जो है वह लेकर के जा रहा है और पेड़ पौधों के सभी भागों में, पत्ती तने सब में इस जल को पहुंचाने का काम जाइलम कर रहा है। ये तना आपको स्टेम दिख ही रहा है, तना है। उसी प्रकार फ्लोएम एक होता है। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? यह फूड डाउन को कैरी करता है, फूड को। जो पेड़ पौधे पत्तियों में भोजन बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण से फूड बनाते हैं, उस फूड को आप इन एरो को देखिएगा। यह फूड यहाँ पर मान के चलिए कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है फोटोसिंथेसिस करके फूड बना पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में ही पेड़ का भोजन बनता है। तो इस फूड को वाटर तो जाइलम दे आया, भोजन पक गया,
अब उस फूड को लेकर परोसने का काम, हर जगह पहुंचाने का काम जो है फ्लोएम का होगा। यह आप समझिएगा, फ्लोएम टिश्यू जो है फूड को कैरी करता है, यह काम जो है फ्लोएम का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। पौधों में परिसंचरण या परिवहन का काम जो है ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट। मैंने समझाने की कोशिश किया है। जड़ से जल, ज से जड़, ज से जल, जल ले जाएगा जाइलम, ज से जड़, ज से जल और ज से जाइलम, इसको जाइलम ले जाएगा। बकिया फूड की बात करेगा, फ से फूड और फ से फ्लोएम, फ्लोएम को कौन ले जाएगा, फूड क्या ले जाएगा, फ्लोएम ले जाएगा। याद रखिएगा, फूड हर जगह फ्लोएम। शफाद अहमद खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शफाद अहमद खान इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो उस्ताद शफाद अहमद खान जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अग्रणी तबला वादक थे। किस वाद्य यंत्र से दोस्तों? तबला से संबंधित है। लेकिन अब एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, कहां से प्रश्न बनेंगे, जो मैं कल भी मैंने करवाया था दोस्तों, वहां से हूबहू प्रश्न छपे हुए हैं, हूबहू प्रश्न आए हैं, आज भी आएंगे, अगले शिफ्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे, आगे भी ये ध्यान रखिएगा। तबला का क्या है? तबला जो है जाकिर हुसैन, याद रखिएगा पूछता है। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, शहनाई बिस्मिल्लाह खान और सरोद, और जो है सरोद की बात करें तो अलाउद्दीन खान और जो है अमजद अली खान का नाम बार बार आता है। लेकिन और भी नाम इसमें हैं, आप चाहें तो इनको भी याद कर सकते हैं, मैंने पूरा डेटा आपको दे रखा है। जो है अनिंदो चटर्जी, अल्लाह रखा, ये सब तबला वादक हैं, है ना। विक्रम घोष, किशन महाराज, शंकर घोष आदि ये तबला। अब बांसुरी की बात करें तो प्रवीण जो है गोंडखिंडी, पन्नालाल घोष और शशांक सुब्रमण्यम बांसुरी वाले हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाले जानते हैं, कृष्णराम चौधरी शहनाई, अली अहमद हुसैन शहनाई। और उसी तरह सरोद की बात करें तो अकबर खान जो है सरोद वाले हैं, बहादुर खान, अकबर बहादुर, ये सब सरोद वाले हैं, याद रखेंगे इनको। अगला प्रश्न बिहू असम का बहुत फेमस है, रोज रोज पूछता है। अब उम्मीद है आप लोग इसको सही भी कर पा रहे होंगे। बिहू किस राज्य से संबंधित है, मैं डेली डिटेल में बताता भी हूँ इसको, ताकि आपको रट जाए। बिहू इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो बिहू असम से संबंधित है। 3 प्रकार का बिहू है, इसको आज जानेंगे हम लोग। पहला बिहू होता है बोगाह बिहू या भोगाह बिहू जिसे कहते हैं, इसी को रंगोली बिहू भी कहा जाता है। रंगोली बनाते हैं, रंगों की बिहू। यह जो है अप्रैल में, चैत्र या बैसाखी में मनाया जाता है रंगोली बिहू, यह असम का मुख्य पर्व है। दूसरा बिहू कटी बिहू या काती बिहू जिसे कहते हैं, जिसे कंगाली बिहू भी कहा जाता है, यह दूसरा बिहू है। देखिए ये वाला आपका देखेंगे तो आपका ये भोगा बिहू है, यह आपकी काती बिहू या कटी बिहू है। अब भोगाली बिहू एक है, भोगाली बिहू माघ महीने में संक्रांति के से पहले जो है मनाई जाती है, जिसे माघ बिहू भी कहते हैं। यह आपके सामने है भोगा बिहू। दोनों का डेटा आपको दिया गया है। अब समझिए लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से संबंधित है? लियोनेल मेसी वही खिलाड़ी पूछेगा जो इतिहास बना दिया है, बिल्कुल। जो देखिए खिलाड़ी तो बहुत सारे हैं, तो सारे खिलाड़ी आपसे नहीं पूछेगा, आपसे वही खिलाड़ी पूछा जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से? लियोनेल मेसी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी है जो एफसी यानी फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। उन्होंने जो है 7 बार 2022 विश्व कप को मतलब जीता ही, तथा 7 बार बैलन डी और अवार्ड जीता हुआ है। 2022 का फीफा विश्व कप आपने देखा कि ऐतिहासिक जीत जो है लगभग 38 साल या 35 साल बाद जो है अर्जेंटीना के हाथ लगा, जो है इसको भी ध्यान रखेंगे। और 2008 में ओलंपिक स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता था। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी, इनको कौन नहीं जानता है, युवाओं के दिलों पर ये भी राज करते हैं। अब आइए रुक्मिणी देवी अरुणडेल, हाँ टाटा कर रही है, ऐसे दिखा रही, बोल रही कि पढ़ाई कर लो नहीं ऐसे थप्पड़ मारूंगी, नहीं ये डांस कर रही दोस्तों, थप्पड़ नहीं मारने को बोल रही, ध्यान दीजिएगा इस पे, जो है आप इमोशनल नहीं होंगे। रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? रुक्मिणी देवी अरुणडेल इज एसोसिएटेड विथ विच डांस? यह मैंने कई बार दोस्तों, यह स्क्रीन आपको याद होगी, ये वाली स्क्रीन देखिए, मैं कई बार बोला हूं, मैं इसको पहले दिखा दूं, यहीं से प्रश्न देखिए आया था। मैं कहा हूं कि भरतनाट्यम तमिलनाडु आपको याद है, सीना फुला के बच्चे घूम रहे हैं, मुझे भरतनाट्यम तमिलनाडु याद है। अब वहां पूछ क्या रहा है, यहां से डेटा पूछेगा, जो मैं दिया हूं मार्क करके, यहां से डेटा पूछेगा। क्योंकि अब एसएससी वो नहीं रहा कि तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है, भरतनाट्यम, ये नहीं पूछेगा। अब समझिए रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस? तो भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मिणी देवी अरुणडेल, एक भारतीय नृत्यांगना थी, इनको जानते हैं। भरतनाट्यम नृत्य जो है पुनर्जागरण का नेतृत्व जो है किया था, मद्रास और चेन्नई का कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना इसमें हुई थी। ये सब तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, लेकिन मेन समझिए। अब आइए यहाँ पर जो मैं रोज बताता हूं, और इसी वाले एरिया पर ध्यान आप लोग थोड़ा सा दे देंगे, 1 नंबर बन जाता है हमेशा। विकास मुख्य रूप से तमिलनाडु के मद्रास एवं तंजौर में विकसित हुआ था। घराने तंजौर, कांजीपुरम और पंडमलुम, जिन तीनों को मिलाकर पाणी कहते हैं, किसी दिन ये भी पूछेगा।
आधुनिक काल में उच्च स्तर पर लाए हैं? ई कृष्ण अय्यर, ये भी पूछ सकता है। प्रमुख कलाकार रुक्मिणी देवी अरुणडेल, जो पूछ चुका है। टी बाला सरस्वती पूछा था 2022 में, इस बार रुक्मिणी देवी को पूछा है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यह बचे हैं। इन्हीं में से कोई न कोई उठा करके आपके पारी में आ सकता है। जरा सा इनको ध्यान दे दीजिएगा प्लीज, इतनी रिक्वेस्ट है। इसको देखिएगा, यहाँ से 1 नंबर जरूर मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत फ्रेश तरीके से इसको मैंने तैयार किया है। अब मैंने पूरे भारत के नृत्यों की सीरीज की है। आप कहेंगे तो यहाँ आई बटन पे मैं दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप चाहें तो देख सकते हैं। पूरे नृत्यों को इसी तरह से मैंने कवर करवाया है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत, फिर से एसएससी अपने पुराने ढर्रे पर धीरे धीरे आ रहा है। दिल्ली सल्तनत से रोज प्रश्न आएगा। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी अब्लिक सुल्तान पर मतलब कौन बना था, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? समझिए, हु सैट ऑन द थ्रोन अब्लिक सुल्तान ऑफ द दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक? तो मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। आप कहेंगे कि ये कैसे याद होगा, मैं कहता हूं, अभी मैं बताता हूं। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, चित्र देख लीजिए, थोड़ा सा याद तो हो ही जाएगा इमेज के माध्यम से। यह आपका गयासुद्दीन तुगलक की सेल्फी, मोहम्मद बिन तुगलक, और यह आपका फिरोज शाह तुगलक। इनके पास जो है एचडी कैमरा था, इनका कैमरा डाउन था, इनका और डाउन दिख रहा है। खैर, उससे हमको क्या लेना देना। अब आइए दिल्ली सल्तनत पे एक नजर। यह देखिए आपके सामने है, गुलाब खिले तो सांस लो, फेमस ट्रिक है, हर किसी ने बताया, मैं भी बताऊंगा। गुलाब जब खिलेगा भाई तभी सांस लेना, बिल्कुल, तो थोड़ी अच्छी खुशबू आएगी। गुलाब से गुलाम वंश पहला वंश 1206, खिले से खिलजी वंश दूसरा वाला, तो से तुगलक वंश जो पूछा था आज, सांस से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। क्या बात है, ऐसा ट्रिक, एक एक शब्द में एक एक वंश, पूरा खत्म। क्रम भी आपको मिल गया, किसके बाद कौन आएगा यह पूछता है, लोधी वंश। अब इनकी इसी पर थोड़ा सा इस चार्ट को और ज्यादा अगर हम जो है वर्टिकली देखें तो गुलाम वंश की में देखेंगे तो कुतुबुद्दीन, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है इसका संस्थापक रहता है, गुलाम गौरी का गुलाम कुतुबी वंश इसे कहा जाता है। अंतिम शासक इल्तुतमिश। इसके बाद खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और दूसरा शासक पूछा था मोहम्मद बिन तुगलक का। इनके बाद जो बनते हैं सैयद भी खिज्र खान संस्थापक हैं, लोदी के बहलोल लोदी, अंतिम जो है इब्राहिम लोदी जो बाबर के साथ मारे जाते हैं, और 1526 में बाबर इनको जो है पीट करके मुगल वंश की स्थापना करता है। दोस्तों यह तो आप जानते ही हैं। क्रम पूछता है तो 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है। इसके बाद आ जाती है मुगल सत्ता, और फिर मुगलों को जो है उनकी कमर तोड़ने का काम करते हैं अंग्रेज। ये तो आप इतिहास को थोड़ा सा मोटी मोटा तो समझ ही सकते हैं। ये इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इस स्क्रीन से एक प्रश्न जरूर मिलेगा आपको डेली, यह मेरी गारंटी है। 1 नंबर बचा लीजिए, आपके हाथ में अभी आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ड्रीम्स ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ड्रीम्स सॉरी, मैंने थोड़ा यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर होना चाहिए था, ड्रीम्स ऑफ हो गया है, इसको आप समझिएगा। ड्रीम, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर? अब समझिए कौन थे ये ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। बराक ओबामा वाली पुस्तक है, बराक ओबामा की बुक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर इन्होंने लिखी थी। यह पुस्तक घटनाओं की एक डायरी है जो एक प्रारंभिक जीवन के बारे में ओबामा की बताती है। ओबामा को सब जानते हैं, 44वें राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के। यह पहले अफ्रो अमेरिकी थे, और उसके बाद उनका राष्ट्रपति का पद 2009 से 2017 तक था। उन्होंने यूएस के डेमोक्रेटिक पार्टी से का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद बात करें अगले में, तो बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा है। मिशेल ओबामा की पुस्तक जो है आपको अमेरिकन और ग्रोन या बिकमिंग, दोनों पुस्तक के अगले सेशन में आपको पूछ सकता है, इसको भी जरा आप ध्यान रखेंगे। यह जो है आपका दोनों सेशन है। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम लिंगानुपात था? Which of the following union territory has the lowest sex ratio as per 2011 census? दमनद्वीप केंद्र शासित प्रदेश दमनद्वीप का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात था। लिंगानुपात होता क्या है, 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थी, जो मैं ऐसे बताया हूं। ये देख लीजिए आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ये कल भी मैं बताया था और मैंने कहा था कि यहां से प्रश्न छपेगा, आज आ गया, देख लीजिए।
डेली प्रश्न आ रहा है दोस्तों। देखिए वही बात है कि सच को साच की जरूरत नहीं, लेकिन डेली मैं जो बढ़ा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, जो मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे खुशी है। मेरे वीडियोस को कम लोग देखते हैं, मुझे सपोर्ट कम मिलता है यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि कम से कम एक विद्यार्थी भी अगर मेरे वीडियो से 1 नंबर गेन कर रहा है तो मेरी मेहनत सफल हो गई। मैं मानता हूं अपने आप को सफल, कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। आप अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करके हमें सपोर्ट करिए दोस्तों। मेरा जब एग्जाम में क्वेश्चन, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान का 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन फंस जाता तो लोग चिल्लाते हैं, मेरा मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है। लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात होती है, मैंने बताया था। राज्यों का डेटा आप याद कर लीजिए, क्योंकि केंद्र शासित पूछ चुका है। राज्यों में सबसे ज्यादा केरल में है और यही साक्षरता दर भी है। 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, 84 ज्यादा ही है, मतलब इनका डबल विवाह भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं सोचिए। ये जो है 1084 महिलाएं हैं। हरियाणा की बात करें तो 877 सबसे खराब स्थिति है हरियाणा में। हरियाणा की स्थिति दोस्तों अगर हम कहें तो सबसे गड़बड़ स्थिति हरियाणा में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसलिए यहां से शुरू किया गया, जो है 877 लिंगानुपात है। बाकी सेकंड रनर को आप देखिए ना, तमिलनाडु गुड वाले में, बैड वाले में जम्मू कश्मीर। अब ये इधर केंद्र शासित का पूछा 618। देखिए दमनदीप जो मैंने कल कहा था आज पूछ दिया था। दमनदीप 618, जिसने ध्यान से देखा होगा वह 1 नंबर सुरक्षित करके जरूर आया होगा, विश्वास है मुझे उसको, तो कांग्रेचुलेशन। पुदुचेरी से 1038 जो है, इसको भी ध्यान देंगे पुदुचेरी। अब पूछता है अगर पूरे भारत का सेक्स रेशियो, पूरे भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है औसत, तो 2011 के डेटा के अनुसार 943, कहीं कहीं 940 भी दे सकता है। आप 940 43 याद रखिएगा, यही रहेगा, आप सही लगा पाएंगे, इसके इतर नहीं मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 नंबर सुरक्षित कीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यह प्रश्न तो मुझे नहीं पता चल पाया क्या आया था, कोई आर्य समाज या प्रार्थना समाज कुछ ऐसा प्रश्न आया था। तो यह डेटा मैंने कई बार करवाया अपने क्लास का, स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने डाला है। ये देखिए स्क्रीनशॉट है मेरी क्लास का, इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसका। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ट्रिक भी बताया है। आर्य है जो दयावान, ब्रह्मा है जो राजा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, सत्य की ज्योति बुझती नहीं, सत्य शोधक ज्योतिबा फूले, प्रार्थना आत्मा से की जाती है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, राम और कृष्ण मिलेंगे तो विवेक पैदा हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर में ही, ईश्वर में ही ताकत है जो विधवाओं का पुनर्विवाह करवा सकते हैं। ये ट्रिक है, यह तरीका है चीजों को याद करने का, एक चीजों को जोड़ने का। आपको ये सारे याद हैं, मैं बोलूंगा आर्य समाज ब्रह्म समाज सत्शोधक प्रार्थना ये सब, और ये सब भी याद है, बस कंफ्यूजन इनके नाम में होता है कि कौन 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 व्यक्ति कौन सा किया था। आर्य समाज राजा राममोहन किए थे कि दयानंद, कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब आप याद कर लेंगे, ये सब सबको याद है, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने का तरीका है कि आर्य है दयावान, ब्रह्मा है जो राजा, सत्य की ज्योति, प्रार्थना आत्मा, रामकृष्ण से विवेक पैदा होगा, ईश्वर जो है विधवाओं का पुनर्विवाह करवाएंगे। यह आप ध्यान रखेंगे, ट्रिक से याद करने की कोशिश। बाकी सारे समाज सुधारक आपके सामने दिख रहे हैं, इनको देखिए। और ये तो स्वामी विवेकानंद साहब, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि तुम अपने परीक्षा को टॉप नहीं कर लेते, इनका कहना था भैया। हाँ बस इसको जरा सा ध्यान रखिएगा। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? बजरंग पुनिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? भारत के स्टार पहलवान जो है बजरंग पुनिया, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में पहलवान है, आप जानते हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, यह इनकी फोटो है, पूरा डेटा इनका अपने आपके सामने है। तथा बर्मिंघम जो है में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक भारत ने लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाम्बी, बहुत तेज करवाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। लाम्बी किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ऐसे घुमा फिरा के नृत्य पूछ रहा है, याद होगा तो आपने यहाँ से 1 नंबर पाया होगा दोस्तों, ले वैसे टफ क्वेश्चन है। लाम्बी जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। लोक नृत्य समुदाय जो संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से वे उत्पन्न हुए थे। लोक नृत्य आमतौर पर संबंधित समुदाय को उत्सव, बच्चे तथा जन्म त्योहारों और शादियों के दौरान किए जाते हैं। ये तो थोड़ा सा नॉर्मल डेटा था। यहाँ आइए, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इनके नृत्य यही टेढ़े मेढ़े हैं, यही खेला करते हैं परीक्षा में। कर्नाटक का यक्षगान, हुतरी और सुग्गी और लाम्बी देखिए आज पूछ दिया था, है ना, तो इनको आगे पूछ सकता है। अरुणाचल प्रदेश का जो है बुइया चालो, वांचो, पासी, कोंगी, पोनुंग और पोपीरो। आंध्र प्रदेश का उसी तरह से बिलासनी नाट्य तथा भामा कल्पम तथा वीर नाट्यम, दफ्फू, टपेला, इनको याद रखिए। मध्य प्रदेश का जो है मटकी नृत्य पूछा है कई बार, जो है खड़ा नाच पूछा है, फूलपति पूछा है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार आप, मैं कहूंगा कि वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर या फिर रोक कर आप पढ़ लीजिएगा। 1 नंबर यहां से आपको जरूर कहीं न कहीं मिलने वाला है। निम्नलिखित, ये देखिए,
कल मैं यही वाला डेटा लगाया था दोस्तों और यहाँ से आज एक प्रश्न पूछ दिया। कल पूछा था जो है अनुच्छेद 14 शायद, आज जो है 16 को पूछ दिया जो है। अब आगे सोचिए कि 15, 17 और 18 कितना इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। कल शायद 17 पूछा था, सॉरी कल अनुच्छेद 17 पूछा था, आज 16 पूछ दिया। एग्जामिनर जहां जहां चल रहा है वहां से आपको डेटा ले आकर देने की कोशिश हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म कर रहा है, तथा जो व्यक्ति इसको देखा रहा होगा उसका 1 नंबर आज सही हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अवसर की समानता को बताता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है दोस्तों। और उसके बाद अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष 15 धर्म लिंग मूल वंश जाति के स्थान पर भेदभाव नहीं। 16 समान नागरिकों को सभी को समान अवसर, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन 17 में छुआछूत नहीं चलेगा, 17 कहता है। 18 में सबकी उपाधियों का अंत कर दिया जाता है, सब लोग बराबर हैं, केवल सेना में तथा कुछ विशेष सम्मान को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन। और 17 तो अस्पृश्यता आप जानते ही हैं। आज 16 पूछा था, अच्छे से याद कर लीजिए। मौलिक अधिकार से डेली 1 नंबर मिलने वाला है। अगर नहीं विश्वास है तो यहाँ आइए, यह देखिए मूल अधिकार का डेटा है और इस छोटे से ट्रिक से 1 नंबर रोज मिलने वाला है दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं। नहीं मिलेगा आप बताइए, कमेंट में लिखिएगा सर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे, आप बताइएगा मुझे। 1 नंबर रोजाना। मैं कहता हूं संविधान जिसको पूरा नहीं समझ में आता है वह व्यक्ति अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक अगर याद कर ले तो 1 नंबर तो यहीं से उसका सुरक्षित हो जाता है। 1 नंबर और चाहता है अगर वह, तो अनुच्छेद 33 से थोड़ा सा आगे बढ़े, राष्ट्रपति याद कर ले, प्रेसिडेंट को वह जो है राष्ट्रपति को याद कर ले, और राष्ट्रपति को याद करने के बाद थोड़ा सा अपना दिमाग उपराष्ट्रपति भी लगा दे, इन्हीं सबसे 1-2 नंबर आ जाएगा। पूरा संविधान के अनुच्छेद 392, 492 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 392, 425, 22 भाग ये सब नहीं पूछेगा एमटीएस। एमटीएस केवल शुरुआत की मूल क्रीम चीज को ही पूछेगा। अब देखिए इसका ट्रिक। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए, सम से समानता का अधिकार 14 से 18, स्तर से स्वतंत्रता जो है 19 से 22, शोषण जो है 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 पूछता है, संस्कृति तथा शिक्षा 29 से 30, अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, माने अगर इन ऊपर वाले सबका हनन हो रहा हो तो नीचे लाठी लेकर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है बैठा हुआ है, तुरंत मार के सही कर देगा। इसको जरा सा याद रखिएगा, यह फोटो की तरफ देखिएगा। मौलिक अधिकार हमारे इन्हीं जंजीरों को तोड़ने का साधन है दोस्तों। मौलिक अधिकार हमें आजादी देते हैं, हमें स्वतंत्र जीने का कह लीजिए कि रास्ता बताते हैं। मौलिक अधिकार ही हैं जिनकी वजह से हम आज जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो संभव हो पा रही है। मेगास्थनीज का प्रश्न बहुत दिन बाद दोस्तों आया है। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइज जो है ऑफ विच इंडियन रूरल, किसके समय में आया था, किस शासक के समय में? तो मेगास्थनीज जो है एक प्रमुख जो है यूनानी यात्री था, आप जानते हैं। और इंडिका इन्होंने लिखी थी जो भारत पर एक बहुत बड़ी पुस्तक है। कब आता है मेगास्थनीज जो है 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक जो है यह रहता है यहाँ। यूनान का एक राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य का जब सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है राज्य विस्तार में और सेल्यूकस निकेटर उसमें पराजित होता है, तो उस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे एक दार्शनिक वगैरह मांगा, कुछ डिमांड रखी, दार्शनिक, सफेद मदिरा और तमाम चीजें। तो जो सेल्यूकस निकेटर जब भारत में राज्य विस्तार की इच्छा से आया था तो भारत पर आक्रमण किया था, उससे संधि में विवश होना पड़ा और संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इंडिका जो है इसकी पुस्तक है, ग्रीक लैटिन इंडिका, ग्रीक लेखक मेगास्थनीज का मौर्यकालीन भारत में एक लेख है और इसी इंडिका में भारत के इतिहास का काफी वर्णन और उस समय की दशाओं का वर्णन मिलता है। यह मेगास्थनीज आपके सामने, अगर अभी तक नहीं देखा तो इनको भी देख लीजिएगा। बैसाखी त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? इन विच मंथ इस बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? यह बैसाखी देख लीजिए, नाच गाना ढोल तमाशा बिल्कुल चल रहा है। हर साल बैसाखी का त्योहार दोस्तों 13 से 14 अप्रैल, एग्जैक्ट बात करें तो लगभग 14 अप्रैल को ज्यादा पड़ता है, लेकिन 13 से 14 अप्रैल 13 में कभी कभी पड़ता है। इस त्योहार को पंजाब हरियाणा में काफी हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि फसल से संबंधित त्योहार है, वो जब गेहूं की बाली वगैरह पकती है तभी ये त्योहार मनाया जाता है। बैसाखी के कई अलग अलग नाम है। इसे असम में बिहू कहा जाता है, बंगाल में नवा वर्षा, केरल में पूरम विशु कहते हैं। कुल मिलाकर गेहूं की फसल जो है दोस्तों, रबी की फसल जब तैयार होती है गेहूं की फसल, तो बैसाखी त्योहार फसल। वैसे भी भारत के सभी त्योहार लगभग
फसलों पर ही आधारित है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। अगला प्रश्न, कोशिका में डीएनए कहां मिलता है? वेयर इज डीएनए फाउंड इन द सेल? डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड मानव का लगभग सभी अंग तथा जीवों का अनुवांशिक निर्देश रखने वाला दोहरे हेलिक्स का एक रूप है। अभी दिखाऊंगा आपको, इमेज है, टेंशन न लीजिए, अभी थोड़ा इसको समझ लीजिए। डीएनए ज्यादातर कोशिका के नाभिक में होता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। इस बार ये पूछा, अगली बार माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल पूछ सकता है। डीएनए जो है स्ट्रैंड तथा मोनोरिक तथा यूनिट्स से बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तथा इसमें और क्या दोस्तों होता है, जैसे जो साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमीन को डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है, यह याद रखिएगा। यह चारों पांचों का सेट, इन चारों का सेट, इनसे भी प्रश्न पूछता है। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, कोशिका क्या है, यह सामने आपको एक इमेज दिखाया गया है। कोशिका का डेटा आप देख सकते हैं, लाइसोसोम दिखाया गया है, इस तरह से हरित लवक, गाल्जी बॉडी, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, है ना, राइबोसोम्स, हरित लवक जो है इस तरह से जो है ये पादप कोशिका का चित्र आपके सामने दिखाया गया है। और उसके बाद डीएनए, आरएनए को देखेंगे तो एक सिंगल हेलिक्स, एक कुंडलित, और दो कुंडलित जो है बाई हेलिक्स जो है, दुई कुंडलित जो है डीएनए आपके सामने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यह दिखाया गया है। समझिए, स्क्रीन रोक करके आप चाहें तो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपके पास तो इसका अच्छा डेटा जरूर होगा, लेकिन कला वालों के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल तथा डीएनए कहां कहां पाया जाता है, कोशिका के नाभिक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। यह जरा याद रखेंगे जरूर से, बाकी विज्ञान वाले तो इसको अच्छे से समझते हैं। हाँ, भूगोल का बहुत बेहतरीन आज प्रश्न आया था, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? द डेक्कन प्लेट्यू इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ विच रिवर? तो अब देखिए, यह दक्कन का पठार है, त्रिकोण में आप ऐसे देखते हैं दक्कन का पठार। बाकी आपको बुंदेलखंड का पठार यहाँ है, मालवा का पठार देख रहे हैं राजस्थान वाला क्षेत्र, नागपुर वाला झारखंड वगैरह में जो पड़ता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, नागपुर का पठार है ना, तेलंगाना का पठार तेलंगाना वाला क्षेत्र में, बघेलखंड जो यूपी का ऐसे पश्चिमी क्षेत्र है, नीचे वाला जो है मध्य यूपी, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड, शिलांग का पठार मेघालय में, शिलांग का पठार। यह तो भारत के प्रमुख पठार हैं, इनकी एक लोकेशन मैप पर आप समझ लीजिए। टोटल दक्कन पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, शिलांग और तेलंगाना और कर्नाटक, ये पठारी भाग है। ऊपर तो बर्फीला एरिया, ये पहाड़ वहाड़ है, ये पठार नहीं है। पठार किसको कहते हैं? ऐसे ही ये पर्वत है, लेकिन पर्वत जब इस तरह से फ्लैट हो जाए तो यह वाला एरिया आपका दोस्तों जो है पठार कहा जाता है, कि उठा हुआ भाग जो ऊपर से चपटा हो, फ्लैट हो, वह पठार कहलाता है। प्रश्न पूछा है कि किस नदी के दक्षिण में है। अब ऑप्शन में जो नदी दिया हो दोस्तों, लेकिन मैंने अंदाजे से, यहाँ नर्मदा नदी है, नर्मदा ताप्ती बहती है, आप जानते हैं भ्रंश घाटी में सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से। तो जब नर्मदा ताप्ती है तो इसी के दक्षिण में होगा। ऑप्शन में अगर नर्मदा रहा होगा तो वही सही होगा, अदरवाइज जो भी ताप्ती रहेगी तो वो सही होगी, क्योंकि दक्कन का पठार इसी के दक्षिण में पड़ेगा। अब ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा, मैंने यहाँ से अंदाजे से नर्मदा नदी दे दिया है। बाकी पठारों की पूरी लोकेशन है, तो आप नदी के हिसाब से अपने आप इसको उत्तर का चयन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम सबसे पुराना है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम इज द ओल्डेस्ट? अजीब प्रश्न पूछ रहा है, टफ कहेंगे दोस्तों इसको। ग्रैंड स्लैम में पहला विंबलडन 1877 में शुरू हुआ था, तो ये सबसे पुराना है। 81 में यूएस ओपन, 91 में फ्रेंच ओपन, 5 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। तथा अगर बात करें अपवाद के रूप में कि जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1986 में, ऑस्ट्रेलिया ओपन को छोड़कर 1905 की शुरुआत में आज तक सभी जारी रहे हैं, यही थोड़ा सा जो है मिस हुआ है। तो फिलहाल आप ग्रैंड स्लैम में विंबलडन ओपन सबसे पुराना है, यह याद रखेंगे दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ, यह याद रखेंगे। बहुत ज्यादा डेटा याद रखने की जरूरत इसमें नहीं है। एक प्रश्न आज पूछ दिया था, ये टफ प्रश्न था, डेली शायद ऐसे प्रश्न न पूछे। अब समझिए, आजादी के समय 1947 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 1947 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो भारत की साक्षरता दर 74.4 तो अभी है 2011 में। आप समझिएगा, आजादी के समय 18%, जो बहुत बुरी कंडीशन थी, सुधार करते करते हम लोग यहाँ तक आए हैं दोस्तों। 1947 में कितनी थी? 18%, और वहां से हम लोग 2011 में 74.4 पर पहुंचे हैं। इसको याद रखिए, 74 याद रखिए, इसी के अप डाउन रहेगा। 18 से 74 तक का सफर, यह याद रखिएगा, दोनों याद रखिए। अब यह मैप आप देख रहे होंगे, कहीं लाल, कहीं हरा, कहीं पीला, कहीं नारंगी। यह मैप जो है लिटरेसी रेट का है।
जहां लाल जो एरिया जो एकदम धब्बा लाल वाला दिख रहा है, जो एकदम डार्क रेड वाला, ये लिटरेसी रेट बैड वाला है। जो ग्रीन एरिया है वो लिटरेसी रेट अच्छा वाला है। एक एक एरिया का लोकेशन जो है एक एक पॉइंट का दिखाया गया है। केरला देख रहे हैं डार्क ग्रीन एकदम है ना, महाराष्ट्र के कुछ एरिया देखिए डार्क ग्रीन है, इधर वाला एरिया देखिए ग्रीन है, यहाँ कुछ अच्छा है। तो जो अच्छी लिटरेसी रेट है वो ग्रीन है, और जो मीडियम वाला है वो येलो है। जम्मू कश्मीर वगैरह देख रहे हैं, राजस्थान यूपी कुछ एरिया। ऑरेंज और रेड वाले जो है, रेड वाले तो एकदम खतरे में है, जैसे बिहार का देख लीजिए है ना, इस तरह से जो है इधर उड़ीसा वगैरह क्षेत्र देख लीजिए, इधर से इधर जो है अरुणाचल प्रदेश का ऊपर वाला एरिया देख लीजिए, राजस्थान के भी कुछ एरिया हैं जहाँ पे साक्षरता दर खराब है। तो यह मैप आपको एक कलर रंगों का मैप है जो लिटरेसी रेट बताता है। 1965 में कोच का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इजी क्वेश्चन था। हु फर्स्ट यूज द वर्ड शेल इन द 1965? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, यह जानते रहिए, सबने किया होगा। कंटेंट पसंद आ रहा हो, डेटा पसंद आ रहा हो तो टेलीग्राम चैनल को स्कैन करिए, तथा चैनल को अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन दबा करके ही जाइएगा। कमेंट में जय हिंद लिखिएगा। सेशन कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। कल की भी एनालिसिस अगर नहीं देखा तो अभी तक देख लीजिए। वीडियो को कम से कम दोस्तों 2-4 दोस्तों के ग्रुप में तो शेयर कर ही दीजिए, तथा अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग हमारे वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हैं, जो कि पूरा फ्री है। तो आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तभी हम ऐसी वीडियो बना पाएंगे। सरकारी नौकरी करते हुए ऐसे कंटेंट तैयार करने में बहुत समय लगता है दोस्तों, हार्ड वर्किंग हो जाता है। स्वयं मैं बैठकर सारे कंटेंट को तैयार करवाता हूं, एडिटिंग टीम के साथ लग के काम करता हूं, तब आपके लिए कुछ इस तरह स्पेशल कंटेंट आ पाता है जहां से आपको याद भी हो, ट्रिक भी रहे, डेटा भी रहे, तब आपको इस तरह से मैं दे पाता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले एनालिसिस में इसी तरह से स्पेशल डेटा लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।